And ladies and gentlemen, now we will be, without further ado, starting with the next session of the Republic Visionary Indian Summit Mumbai edition. This is about talent, townships and transformation. We talk about Maharashtra's growth model in this very, very special session. With decades of public life and deep experience, and deep experience in governance, our next guest has been actively strengthening Maharashtra's skilling ecosystem and creating opportunities for youth-led growth across the state. May I please welcome Shri Mangal Prabhat Lodha, Honorable Minister of Skill Development and Entrepreneurship of Maharashtra, and he will be in conversation with my colleague Amrit. शुक्रिया मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आप यहाँ आए हमारे बीच रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के इस मंच पर, और मुंबई महाराष्ट्र को लेकर जिस विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मुंबई भारत के इकोनॉमिक कैपिटल के तौर पर मुंबई की पहचान है और एक ब्लूप्रिंट के तौर पर भी इसे दूसरे राज्य अपनाने की कोशिश करते हैं। जो विकास का मॉडल आप लोगों की मेहनत के बाद मुंबई में जाकर बन सका है और पीढ़ियों की मेहनत के बाद एक बेहतर तस्वीर जो बदली और जो बनी मुंबई की, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करने वालों में से एक मंगल प्रभात लोढ़ा जी आज हमारे बीच यहाँ पर युवा हैं। उनके मुद्दों और विकास के मुद्दों की हम बात करेंगे और हम समझेंगे कि किस विजन के साथ मंगल प्रभात लोढ़ा जी आगे बढ़ रहे हैं, क्या विजन है, क्या चुनौतियां हैं, उन तमाम मसलों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे बीच काफ़ी संख्या में युद्ध हैं और ये सबसे बड़ी मौजूदा वक्त में अगर हम चुनौती के तौर पर देखें या फिर हम अपने विज़न के तौर पर देखें, तो अगर हमने उन्हें साध लिया, मतलब अगर उनकी जो सवाल हैं अगर हमने उन्हें सॉल्व कर दिया, तो हमारा भविष्य जो है वो बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है जिस विज़न पर आप काम कर रहे हैं मंगल जी, कि मुंबई और महाराष्ट्र के युवा नौकरी लेने की चाहत से बेहतर नौकरी देने की कोशिश करें, इस विजन के तौर पर आप काम भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर आपको चुनौतियाँ अभी तक नजर आई हैं, क्या कुछ है जो आपके फेवर में है और क्या रोड मैप है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक टीवी और का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में बुलाया, बात करने का मौका दिया। अर्नब गोस्वामी जी न केवल रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर एमडी हैं, बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जिनसे कोई भी पत्रकार या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है, उनकी बातें याद करके, उनके संघर्ष को ध्यान में रखते हुए। जिस समय दमन चक्र चल रहा था उस समय उन्होंने पत्रकारिता के अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सब कुछ सहन किया। मैं यदि भूलता नहीं हूँ तो उनको शायद 20 दिन जेल में भी रहना पड़ा, पर उसके बाद भी उन्होंने अपने विषय छोड़े नहीं। आपने चूँकि युवाओं का जिक्र किया तो मैंने यहाँ से शुरुआत करनी थी कि कोई भी चीज़ बिना संघर्ष की होती नहीं, और अपनी बात सच है तो उसके लिए कोई भी सीमा तक संघर्ष करना चाहिए। किसी को सीखना है, पहले तो क्रांतिकारियों के बहुत उदाहरण है, पर अभी यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई बड़ा नाम इस बारे में है तो वो श्री अर्नब गोस्वामी जी का है। और आपने जो सवाल किया था कि भाई यूथ को साथ में लेके यूथ के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार क्या करना चाहती है, तो ये तो सच ये है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो आने वाली पीढ़ी को टारगेट करके ही हो रहा है। क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हर समय कहा करते हैं कि भारत बहुत युवा देश है, और जब तक युवाओं के बारे में चिंता नहीं की जाएगी तब तक युवा इस देश के बारे में चिंता कैसे करेगा। और इसके लिए सारी स्कीम्स जो बन रही हैं वो इस सोच के साथ बन रही है कि केवल पेपर में और पब्लिसिटी तक नहीं रह जाए, बल्कि वास्तव में युवाओं को उसका लाभ मिले। और जो आपका सवाल था कि भाई नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाला बने, तो सच ये कि नौकरियां तो भाई नहीं, सरकार में भी नौकरियां बहुत कम हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी नौकरियां बहुत कम होती जा रही हैं। और इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ द ओनली वे आउट। जब आपका नंबर बहुत बढ़ रहा हो यूथ का और जॉब ज़्यादा उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप तैयार हो जाएगा। तो उस गैप के लिए एकमात्र तरीका यही है कि हम खुद की तरफ से, खुद की हिम्मत से काम करना सीखें,
इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में हमने एक सीएम फंड योजना बनाई है, जिसमें पहले साल ही हम 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक 5 लाख बच्चों को न केवल 5-5 लाख रुपए का लोन 3% की दर पे देने वाले हैं, बल्कि उसके साथ में उनको मेंटरशिप, उनको सपोर्ट सिस्टम, उनके लिए इनोवेशन सेंटर में एंट्री, और ये गांव-गांव में 417 जगह पर महाराष्ट्र में खुल रहा है। उसकी सब तैयारियां हो गई है। उसका उद्देश्य मेन यही है कि लोगों को अपना खुद का काम करने को मिले और अप स्किलिंग हो। एक प्लम्बर को 25-30 हज़ार की नौकरी मिलती है, पर वही प्लम्बर यदि वाटर इंजीनियर के नाम से मर्चेंट नेवी में चला जाता है, थोड़ा सा अप स्किलिंग प्लम्बिंग का सीख के, तो उसको 2 लाख से 3 लाख की नौकरी मिल जाती है, 5 लाख तक की मिल जाती है। तो ये कमाल है अप स्किलिंग का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की कृतित्व, इसको लेके महाराष्ट्र इसमें बाकी सभी राज्यों से पक्का आगे रहेगा। एक अहम सवाल है, मौजूदा वक्त में जब एआई काफ़ी पॉपुलर है, एआई से मुश्किल की चीज़ें भी आसान हो रही है, इसके साथ टेक्नोलॉजी है, तो आने वाले वक्त में आप एआई टेक्नोलॉजी को लेकर इस दिशा में आगे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वहाँ पर क्या चुनौतियाँ हैं, और जिस विकसित भारत की बात होती है या हम अपने फ्यूचर को लेकर जो प्लान करते हैं, वहाँ आप किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र को, मुंबई को, और ये दूसरे राज्यों के लिए किस तरीके से विकास का ब्लूप्रिंट बन सकता है? ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली फ्यूचर बट इज प्रेजेंट आल्सो। अभी कल ही आज के अखबारों में सबने पढ़ा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि भारत इसमें सबसे आगे है, और हम देख रहे हैं कि ये एक हेडेक नहीं है, ये एक टूल है, ये एक व्हीकल है जिसमें बैठकर भारत के युवाओं को आगे जाना है। और इसके लिए मेरा लड़का यहाँ पर है अभिनंदन लोढ़ा, वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर पाएगा, पर जितना मैं समझता हूँ उतना जब कंप्यूटर आए थे तभी ये कहा जाता था कि अभी नौकरी का क्या होगा, सब 4 आदमियों का काम एक कंप्यूटर करेगा, नौकरियां नहीं मिलेगी। नहीं हुआ। इंसान कंप्यूटर से बहुत बड़ा है। इंसान ने कंप्यूटर को यूज़ किया, कंप्यूटर ने इंसान को यूज़ नहीं कर पाया। सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में होने वाला है। इसको लेकर भारत के युवा बहुत आगे जाएंगे। विश्व से हमारे अंदर सिंसियरिटी है, हार्डवर्किंग है, प्रोफेशनलिज्म है, ऑनेस्टी है। इसीलिए भारत के युवाओं को सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है। कहीं भी कोई वैकेंसी हो और उसमें 2 यदि इक्वल एजुकेशन के एक्सपीरियंस के लोग खड़े हों, तब उनको यदि पता पड़ा कि ये भारत का है तो उसको 100% ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। दैट इज़ अवर क्रेडिट एंड दैट इज़ अवर इनकम, दैट इज़ अवर जमा बाजू। और इसके लिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर सबसे ज़्यादा सबसे पहले इसमें भारत आगे आया है, और भारत के युवा इसको काबू में लेकर इसके लेकर भारत को जो स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व गुरु बनने के सपने की बात सोची थी वो अभी साकार हो जाएगा। मुंबई को स्टार्टअप कैपिटल बनाने की दिशा में किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां कम नहीं हैं, लगातार आबादी का बढ़ना, दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, महाराष्ट्र के भी लोग मुंबई पहुँचते हैं, मुंबई रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर विकल्प बहुत हैं। तो एक वो चुनौती है आपके पास बढ़ती आबादी और उसके साथ ट्रैफिक, अफोर्डेबल रेंट की बात करें हम, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच स्किल को लेकर एक अहम सवाल होता है कि भाई आप इसे कैपिटल बनाएं। जिस तरीके से अभी कहा जाता है कि मुंबई आर्थिक राजधानी के तौर पर इसे समझते हैं, तो उस दिशा में क्या कर रहे हैं आप, किस रणनीति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भारत की पहली इनोवेशन सिटी न्यू बॉम्बे के पास में 200 एकड़ के ऊपर वो उसका सोच और काम शुरू हो गया है। श्री चंद्रशेखर जो टाटा सन्स के चेयरमैन एमडी हैं, वो उस समिति के अध्यक्ष हैं, और ये एक ऐसी इनोवेशन सिटी बनेगी जिसको उपयोग करने के लिए केवल देखने के लिए नहीं, दुनिया भर के लोग आएंगे। होपफुली 3 साल के अंदर वो इनोवेशन सिटी करीब करीब पूरी हो जाएगी, क्योंकि लैंड हमने एक्वायर कर ली है और काम भी उसकी कंसेप्चुलेशन पूरा हो गया है। तो इस इनोवेशन सिटी में क्या होगा, इनोवेशन सिटी के अंदर हर फील्ड के अंदर एक टॉप जो इनोवेटर्स हो सकते हैं, टॉप जो वर्किंग सिस्टम हो सकता है, वो एटमोसफेयर उनको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर ऑटोमोबाइल की अलग एक बिल्डिंग होगी इनोवेशन की, इसी तरह फिल्म मेकिंग की अलग इनोवेशन की यूनिट बनेगी, इसी तरीके से मेडिकल इनोवेशन में अलग बिल्डिंग बनेगी। ऐसी हमने 18 बिल्डिंग अभी तक प्लान की है, जो 18 सेंटर्स खुलेंगे, और एक ऐसा विश्व स्तर का ये इनोवेशन हब बनेगा
कि जिसके अंदर न केवल बच्चे पढ़ सकेंगे बल्कि अपने आप को इक्विप करके समाज से लड़ने में, चुनौतियों से लड़ने में अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ये वो दौर है सर जब हम अपने फ़ोन को कुछ कुछ दिनों पर अपडेट करते हैं। तो यहाँ हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि महाराष्ट्र के स्किल इकोसिस्टम को आप किस तरीके से अपडेट कर रहे हैं, वहाँ पर आप क्या चुनौतियाँ देखते हैं और क्या उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारा जो स्किल डिपार्टमेंट की ITIs हैं वो अभी भी बहुत पुरानी एजुकेशन को लेकर चल रही थी। अभी इस बार माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया, न्यू एज कोर्सेज शुरू किए हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए हैं, नई बिल्डिंग्स बनवाई हैं। पर इससे केवल उससे हल नहीं होता है। जब तक हमारे पास में बहुत अच्छी फैकल्टी नहीं हो तब तक ये उपयोग समाज को नहीं हो पाएगा। और इसलिए हमने प्राइवेट संस्थाओं को, इंडस्ट्रीज़ को, NGOs को और एजुकेशन में काम करने वाले लोगों को हमारे ITI को एडॉप्शन पे लेने के लिए इनवाइट किया है। मैं रिपब्लिक के माध्यम से भी सारे भारत के ऐसे फील्ड में जिनको काम करने की इच्छा हो उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। हम पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं और हमको ये मालूम है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम आई वॉश नहीं करना चाहते हैं। वी डोंट हैव एनी राइट टू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टू वेस्ट देयर टाइम। और इसके लिए वी वांट टू गिव देम द एजुकेशन विच इज़ प्रैक्टिकली यूजफुल टू देम। और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारी एडॉप्शन पॉलिसी को मिला है। और यदि हम प्राइवेट फैकल्टीज़ को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, NGOs को, ट्रेड एसोसिएशंस को इसमें इन्वॉल्व कर पाए तो फिर आने वाले समय में हमारी हर ITI से बहुत अच्छे इंजीनियर और बहुत अच्छे इनोवेटर्स तैयार होकर निकलेंगे। एक बड़ा गैप है सर महाराष्ट्र के शहरों के मुकाबले महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के बीच। तो उस गैप को, उस जो दूरी है उसे कम करने के लिए आप क्या कह रहे हैं, ताकि सिर्फ बोझ किसी एक शहर पर ना पड़े। अगर कोई अपने गांव में रहकर, अपनी ज़मीनों के बीच में रहकर कुछ करना चाहे तो उसे बहुत फर्क ना हो किसी शहर के मुकाबले उसके गांव में। नहीं, आपकी महाराष्ट्र की स्टडी बहुत अच्छी है, तभी आपने ये सवाल किया। क्योंकि सच यही है कि जितने स्टार्टअप इनोवेटर्स आए हैं उसमें से 70% बड़ी सिटी से, मुंबई, पूना, नागपुर, संभाजीनगर, वहाँ से आए। और इसके लिए हमने अभी ये तय किया है, पॉलिसी बनाई है कि अब जो भी फंड हमारा जा रहा है और जो भी हम इनोवेटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इस स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तालुके में पॉपुलेशन वाइज कर रहे हैं। बुल्डाना के एक आदिवासी गांव के अंदर यदि पॉपुलेशन है और उस 7,000 की पॉपुलेशन है, उसमें 3 बच्चों को इनोवेटर्स या स्टार्टअप का सपोर्ट देने का हमारा पॉपुलेशन वाइज परफॉर्मा बनता है। और ये 3 में से 2 ही बच्चे आते हैं तो हम एक सीट खाली छोड़ देंगे, पर उसको पूना मुंबई के लोगों से नहीं भरेंगे। तो गाँवों के अंदर से हम स्पेशली इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए हमने ये पॉलिसी बनाई है। और होपफुली गाँवों के बच्चों में बहुत इंटेलिजेंस भी है और आगे बढ़ने की इच्छा भी है। आपको ये मालूम है कि भारत के जो दो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी, उन्होंने भी जीरो से अपना स्टार्ट किया। अंबानी जी कोई ज़माने में तुर्की के अंदर पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, अदानी जी कोई ज़माने में डायमंड के एसोर्टिंग का काम किया करते थे। पर आदमी की यदि हिम्मत हो जाए और सोच हो जाए तो फिर वो आसमान छू लेता है। केवल उसको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि महाराष्ट्र सरकार अपने बच्चों को देने वाली है। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक आखिरी सवाल बेहद खास। टाउनशिप डेवलपमेंट, रोजगार, EV या AI, ये जो चीज़ें हैं, इस मामले में आप महाराष्ट्र को रोल मॉडल या लीडर के तौर पर क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, कब तक देखते हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? रोल मॉडल महाराष्ट्र स्टेट तो है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर हमारे मुख्यमंत्री जरूर हैं। आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया के लोग, सारे भारत की आर्थिक राजधानी तो मुंबई है ही, पर अभी इसके पहले का आप यदि इतिहास देखेंगे तो जो दुनिया के लीडर्स आते थे, खास करके जब इकोनॉमी पे बात करने के लिए आते थे, टेक्निकल पे बात करने को आते थे, तो मुंबई उनकी इटिनरी में बहुत कम शामिल होता था। अभी कोई ऐसा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं है जो मुंबई आए बिना भारत से वापस जाता हो। ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का कमाल है। आज भी वो दिल्ली के अंदर ही हैं। वो कल गए थे पर उनको आज के लिए भी रुकना पड़ा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और टेक्निकलिटीज़ को आगे लाना है भारत के अंदर और दुनिया के लोगों को उसमें जोड़ना है, तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी के पास जो सिस्टम है और जो उनकी सोच है उसका बेस्ट उपयोग भारत के लिए होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र, मुंबई रोल मॉडल के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारत में ही नहीं विश्व में चमकेगा।
30 सेकंड में महाराष्ट्र के लोगों को और पूरे देश के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, जिनकी उम्मीद महाराष्ट्र से है, मुंबई से है? नहीं, अपॉर्चुनिटी आती है तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्लास में टीचर सवाल करता है कि जो इस सवाल का सही जवाब देगा वो बच्चा स्टूडेंट बनेगा। एक बच्चा जवाब देता है, वो हेड बॉय बन जाता है, और बाकी 4 बच्चों को लगता है कि ये जवाब तो हमारे पास में भी था, पर 1 सेकंड से लेट हो गए। तो 1 सेकंड चूकने की गलती नहीं करें। ये मुंबई महाराष्ट्र सबको अपॉर्चुनिटी देता है, पर 90% लोगों को अपॉर्चुनिटी जाने के बाद समझ में आता है कि ये नौकरी कर ली होती, इसके साथ बिजनेस कर लिया होता, ये जगह ले ली होती, ये काम में जुड़ गया होता तो मेरा अच्छा होता, पर वो फिर आगे बढ़ नहीं पाते। तो यू बी इन द 10%, वेन एवर यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, सीज इट। बहुत बहुत शुक्रिया मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आज यहाँ पर हम सब के बीच आए और आपने अपनी बातें रखी। Thank you, Amrit. Thank you, Honorable Minister. I would request Amrit to present our little token of appreciation to the Honorable Minister. Please. ये भी है।